नमस्कार। नेट अभी शुरू करें। क्या भर्ती रद्द हो गई ऐसे ही वाली? कब? भाई, मिनिस्टर साहब का कहना है कि कुछ बच्चे जो योग्यधारी हैं उनका भी चयन हुआ है। हैं? नहीं, मंत्री बोल रहे हैं तो कुछ तो फर्क है। विधि मंत्री बोले राज्य के तो सोच विचार के बोल रहे होंगे, बिना सोचे समझे कैसे बोलेंगे? राज्य का कानून मंत्री बोल रहा है तो सीधी बात है कि कानून में कुछ ना कुछ उन्होंने कहा था ना, मैंने इसके बारे में बहुत हर पहलू पर हमने विचार किया इसके। तो जो भी है, रद्द हो तो भी अच्छी बात है और नहीं आ जाए तो भी अच्छी बात है। ये चलता रहेगा। अब जो गड़बड़ हो चुकी है वो तो हो चुकी है। अब उसे बाहर निकलना हर किसी बस की बात है नहीं, सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार कर सकती है तो सरकार को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, पर जो भी होगा देखा जाएगा। हमारा काम है नई भर्ती के अनुसार पढ़ना। यदि रद्द हो भी जाती है तो आप लोग तो टाइम टाइम फीस हो वैसे भी। अभी जिस पर आपकी तैयारी है, चलो हिंदी आपकी हो जाएगी। जीके कितनी तैयारी है आपकी? नंबर तो दिखते हैं मुझे, तो जो जीके टेस्ट दे रहे हैं उनके नंबर दिखते हैं। अरे 30% नंबर आए कम से कम यार, वो भी लाने में पसीना छूट रहा है आपका। थानेदार बनना, ख्वाब देखना, बनने में बहुत अंतर है। जीके अच्छा करो, भाषा अच्छी हो जाएगी। अब जीके ध्यान दो। मैं जानता हूं जीके को बारीकी से कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, ऊपर ऊपर से भागने का प्रयास करते हैं। वही तो करते हैं कि पूरा बारीकी में घुस जाएंगे तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे उससे। तो पढ़ना आपको, सेल्फ स्टडी करनी होगी। हमारा नया बिंदु है, नया विषय संज्ञा। देखिए, संधि जैसे जो विषय होते हैं वो नियंत्रण वाले होते हैं, पकड़ में आ सकते हैं। ये पकड़ में नहीं आते हैं, इनको बैठाकर पकड़ना पड़ेगा पूरा। ये कंसेप्ट बेस्ड वाले हैं, रटन विद्या वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं शब्दों को रट लूं और आगे बढ़ जाऊं, ये रटने वाला नहीं है। ये कब क्या बन जाए ये वो वाक्य ही तय करता है, या पूछने वाला ही जाने कि क्या पूछ रहा आपसे। तो बिंदु लिखिएगा, अर्थ। अर्थ, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द समधन ज्ञा से बना है। संज्ञा शब्द समधन ज्ञा से बना है, कॉमा, जिसका अर्थ होता है, संज्ञा शब्द समधन ज्ञा से बना है, कॉमा, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है नाम, जिसका अर्थ होता है नाम। संज्ञा का सीधा अर्थ लेते हम लेते हैं नाम। और आगे लिखिए, पूर्ण विराम के बाद लिखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है
सम्यक ज्ञान, शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। हमारे यहां पर संज्ञा का हम अर्थ लेकर चलेंगे नाम। हम जो अर्थ लेकर चलेंगे कौन चलेंगे? नाम। हमारे लिए संज्ञा का मतलब नाम। इसका मतलब ये हुआ, इसके आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, संसार में, संसार में, इसी में आगे लिख लो पूर्ण विराम के बाद, संसार में जो भी नाम है, संसार में जो भी नाम है, कॉमा, जो भी नाम है, कॉमा, वे सब संज्ञाएं हैं, वे सब संज्ञाएं हैं। संसार में जो भी नाम है वे सब संज्ञाएं हैं। जो भी नाम का मतलब जिसको भी, जिसका भी आपने नाम रखा है, वे सब के सब नाम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा को आप ऐसे ही पहचान सकते हो। एक ये भी आपके लिए कंसेप्ट काम करता है कि आपको लगता है ये किसी का नाम है, मतलब क्या? ये संज्ञा है। व्यक्ति और जाति में तो समस्या होती नहीं, इसी सबसे समस्या होती है तो हमें होती है भाववाचक से, वो आपको समस्या उत्पन्न करेगा। भाववाचक संज्ञा हमने ठीक से पढ़ ली। उसके बाद संज्ञा में एक यही है कि जिसका भी नाम है, आपने कोई पता, आपको पता चले कि भाई ये किसी का नाम है, वो क्या होगा? संज्ञा होगा। तो संसार में जो भी नाम रखा आपने या जो भी नाम है वो आपका संज्ञा है। दूसरा बिंदु लिखिएगा, रुको रुको रुको, दूसरा बिंदु है जाति। संज्ञा की जाति क्या है? जाति का मतलब वे संज्ञा किस जाति का शब्द है? तो लिखिए इसके आगे, संज्ञा, लिखिए संज्ञा विकारी जाति के, संज्ञा विकारी जाति के शब्द हैं। शब्दों की दो जातियां हैं, एक विकारी और शब्दों की, आपसे प्रश्न है शब्दों की जातियां कितनी है? दो, एक विकारी दूसरा अविकारी। ये मान लीजिए कोई चीज हम कई बार नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है उस समय ध्यान में नहीं है, पर यहां पर ध्यान में आ गई है। तो ये ध्यान रखना कि शब्दों की जाति है तो लिखना दो, एक विकारी दूसरा अविकारी। तो आगे लिखिए चूंकि, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं इसलिए लिखा रहा, चूंकि शब्दों को दो जातियों में विभाजित किया गया है, चूंकि शब्दों को दो जातियों में विभाजित किया गया है, डैश विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी हो गया। तो शब्दों की दो जातियां हैं, एक विकारी है दूसरा अविकारी, और संज्ञा की जाति है विकारी। पूछ ली संज्ञा की जाति है तो विकारी सब लिखिएगा। अगला बिंदु है असाधारण धर्म। असाधारण धर्म या धर्म से क्या तात्पर्य है? वैसे देखा जाए तो धर्म क्या होता है? जो आप जिसको धर्म समझ रहे हो वो धर्म यहां पर नहीं है। आप जिसे सामान्य तौर पर धर्म समझ रहे हो वो धर्म यहां पर नहीं है। असाधारण धर्म का मतलब होता है इसका क्या काम है। यहां पर इसका होगा भाई इसका काम क्या है वो पढ़ेंगे। जिसको आप धर्म समझते हो वो क्या है हमारे सामने आएगा। धर्म संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक कौन सी है? समुदायवाचक कौन संज्ञा? धर्म। धर्म क्या है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तब पढ़ पाएंगे जब आप शब्दों के बाद जानकारी होगी।
मोटे तौर पर आपको जानकारी नहीं होगी तो हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें पूरी होती ही नहीं है, रात दिन हमारे सामने आते हैं, जानकारी नहीं है। जैसे धर्म शब्द है, क्या है? यदि आपसे पूछे कि धर्म की परिभाषा दीजिए तो संभव बहुत मतलब कठिन काम दे दिया। फिर सामान्य तौर पर आपसे पूछे कि धर्म क्या था, आप क्या बोलते हो? देखिए, अब एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आसानी से मुख से कुछ निकलता नहीं है। धर्म का हम जरूर जानते हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, पढ़ते हम। तो जैसे पूछते धर्म है क्या, बताइए आप, तब सोचते हैं कि धर्म क्या है। धर्म जीवन जीने का तरीका है, रीति है, जीवन जीने की एक रीति है, वो क्या है? धर्म है। साधारण अर्थ में बता रहा हूं मैं आपको। यदि साधारण अर्थ बोले कि धर्म क्या? जीवन जीने की रीति, यानी जीवन जीने का तरीका है। भाई मैं मान लीजिए हिंदू हूं तो मेरा जीवन जीने का तरीका अलग है। कोई क्या मैं मुस्लिम हूं तो उसका जीवन जीने का तरीका पूरा अलग है। ईसाई है, उसका जीवन जीने का तरीका अलग है। यही तो वाह। आप धर्म से देखिए, जीवन जीने के तरीके से पहचान सकते हो कि इस धर्म का ही है। और तो आप कैसे पहचानते हो? जीवन जीने का तरीका, उसका पहनावा, उसका खान पान, उसका जो वातावरण है वो, उसके कामकाज है। अब सब चीज देख लीजिए भले आप। पहले तो यही था, आजकल क्या कि इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। कामकाज से जो धर्म का जो विज्ञान था वो थोड़ा सा कम हो रहा है। बाकी पहनावा तो आज भी वही चलता है। उनका जो पारंपरिक जो पहनावा है, शादी ब्याह का पहनावा, मेले त्योहार का पहनावा, वो क्या चलता है उनका? अलग ही चलेगा, चलता अलग ही। तो यहां पर असाधारण धर्म का मतलब है कार्य। यह क्या है? कार्य है। तो हर शब्द वो अर्थ नहीं देता है जो हम सोचते हैं। तो आप बताइए धर्म संज्ञा कौन सी है? किसी ने पहले पढ़ रखा तो मैं उसको बता रहा हूं। मैं जानना चाह रहा हूं कि वैसे आपसे कोई प्रश्न नहीं है, आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपसे कोई अपेक्षा करता ही नहीं हूं कि आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं आप। पर व्यक्तिगत संज्ञा जाती है, भाव है, ये भाव से संज्ञा हो जाएगी। भाई जीवन जीने का तरीका है, और तरीका रीति हमेशा क्या होती है? भावार्थिक संज्ञा होती है। ये मैं आगे पढ़ा दूंगा। ये आपके लिए, ये जो कर रहे ना, इन्होंने कहीं की क्लास पढ़ रखी है तभी इन्होंने उत्तर दिया है। बाकी आसान काम नहीं था कि धर्म है। हम क्या करते हैं? धर्म को जातियों से संज्ञा बांट देते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये कर लिया हमने ऐसे कि हो गई ना जातियां बन। अरे जातियां है भाई, पर ये है क्या? ये जीवन जीने का तरीका है। तो ये भावार्थिक संज्ञा है, ये भावार्थिक संज्ञा। तो ऐसा समझ में आता नहीं है। देखिए अब मैं आपको संज्ञा को संज्ञा के तरीके से पढ़ाऊं तो ये पढ़ा दिया मैंने आपको। देखिए ऐसे संज्ञा, और मैं जानता हूं इस तरह से ए दो संज्ञा तो आपको समझ आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सारी संज्ञा लेकर आएंगे तो इधर से नीचे स्टॉप नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा बाहर। क्या बोला इन्होंने? तो हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे। तो नहीं पूरा तरीका बदलेंगे, तब हमारा पकड़ में आएगा कि कोई शब्द हो वो कौन संज्ञा है, तरीका बदलना पड़ेगा हमें। तो यहां लिखिए असाधारण धर्म किसका? संज्ञा का। तो लिखिए मैंने ये नहीं कहा धर्म पहनावा है। क्यों नहीं पहचान सकते पहनावा से? आपने टोपी पहन ली ऊपर, नहीं कोई कौन पहन सकते? नहीं, आप बोले तो कौन सा है? किसी मुस्लिम को कभी भगवा पहना देखा हुआ आपने? सिंपल सा फंडा है। और किसी हिंदू को आपने टोपी पहना देखा है? पहनने में देखिए, जब उनके भाई उनके जो धार्मिक स्थल वहां जाते तो वो करते ही नॉर्मली है, पर एक सामान्य दैनिक जीवन में क्या ऐसा करते हैं? तो पहनावा तो मस्ट है, वो उसकी संस्कृति का हिस्सा एक। भाई किसी धर्म की संस्कृति किसका उसका पहनावा है या नहीं है? अब आपने एक चीज नोट की होगी, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार जो यात्रा होती है वहां लोग कैसे जाते हैं? जैसा आप हो वैसे निकल जाओ। भाई हिंदू धर्म की संस्कृति है कि किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, संस्कार में जा रहे हैं आप, तो जैसे खड़ो वैसे निकल जाओ आप। यही तो है। यही आप जाइए किसी ईसाई के अंतिम संस्कार में, क्या यही परंपरा है? क्या यही परंपरा है? बताइए मुझे आप। नहीं है ना? तो फिर क्या उसमें बाकायदा उनके लिए एक छोटा सा समारोह का, हम समारोह क्या कह सकते हैं उसको, कोई शब्द प्रयोग करें, आयोजन किया जाता उसका। परिवार के लोग जो भी मतलब जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज का, उनको उनके बारे में बोलने का मौका दिया जाता है।
कि भाई ये जो व्यक्ति था इसके बारे में आप 2-4 गुणगान जो भी करना चाहो कर सकते हो, आप लिखित में करो चाहे मौखिक में करो। एक तो ये, दूसरा वो जाएंगे तो पैंट शर्ट कोट पहन के जाएंगे। वो भी धर्म ही है, पर मैंने कहा यहां पर जो धर्म है वो क्या है, कार्य है। हमारा मुद्दा ये था। और आपने कहा कि पहनावा धर्म का हिस्सा होता ही नहीं होता है। मैंने ये नहीं कहा पहनावा धर्म है, धर्म का आपको ये बताया जीवन जीने का तरीका क्या है, जीवन जीने की रीति क्या है, धर्म है। धर्म एक जीवन जीने की रीति है। कोई व्यक्ति कहता है मेरा, देखिए मेरा कोई धर्म नहीं है, ऐसे भी कोई बोलते हैं जो नास्तिक जो क्या बोलते हैं, ये नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा ये धर्म है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं नास्तिक हूं, फिर बोलते हैं भाई साहब आप हिंदू मुस्लिम, मैं हिंदू हूं बेटा, नास्तिक नहीं है, चुपचाप खड़ा हो जा, गलती यही पकड़ ली, तू नास्तिक है। फिर कह रहा कि मैं यूं, मतलब तेरी आस्था है, तेरी क्या है, आस्था है, तो वो नास्तिक है? नहीं है। तो आजकल के टाइम में कोई कह दे कि मैं नास्तिक हूं, तो एक बार सामने खड़ा कर दो, दूसरे प्रश्न में कह दे कि भाई साहब मैं नास्तिक नहीं, मैं तो आस्तिक हूं। भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ना और जोड़ना नहीं जोड़ना नास्तिक आस्तिक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई ये कहता नहीं कि मैं भगवान के सामने मंदिर नहीं जाता हूं, तो इसका मतलब तो नास्तिक थोड़ी हुआ। नास्तिक अलग अलग पूरी व्याख्या उसकी। तो अब हमारा बिंदु है असाधारण धर्म। संज्ञा का असाधारण धर्म है किसी का नाम सूचित करना। क्या? किसी का नाम सूचित करना, ये इसका धर्म या जिसको हम कार्य बोलते हैं। संज्ञा कुछ भी नहीं करती है, संज्ञा सिर्फ ये बताती है कि ये इसका नाम है, और संज्ञा का कोई काम नहीं है। जैसे मान लीजिए ये यहां पर क्या बोर्ड है, तो संज्ञा का काम है ये बोर्ड, ये जो बोर्ड है ये इतनी सूचना देना, इसके अलावा संज्ञा आपको कोई सूचना नहीं देगी। इसके अलावा जो भी काम है आगे पढ़े उनके काम है। जैसे आएगा विशेषण, वो ज्यादा बताएगा इसके बारे में, तो क्या करेगा वो बताएगा। ये क्या, देखिए श्वेत यानी व्हाइट बोर्ड है, ये आप कौन काम कर रहा है, अब विशेषण काम करेगा इसके बारे में, सारा का जो भी करेगा वो काम करेगा। दूसरा जो अवयव हो जाएगा वो काम करेगा इसके बारे में। संज्ञा केवल ये काम करेगी, ये क्या एक बोर्ड है। इसलिए कहते हैं किसी वस्तु का यानी किसी चीज का नाम सूचित करना, वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा बिल्कुल ज्यादा जटिल नहीं है, संज्ञा बिल्कुल सरल है। तो लिखिए आगे, किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु का, किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु का नाम सूचित करना, किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु का नाम सूचित करना संज्ञा का असाधारण धर्म है। संज्ञा का असाधारण धर्म है, ऑब्लिक कार्य है। असाधारण धर्म है, ऑब्लिक कार्य है। बस छोटा सा बिंदु है संज्ञा के बारे में कि इसका कार्य होगा। इसके बाद आइए परिभाषा। अब जो परिभाषा बनेगी उस परिभाषा में क्या होगा, ये जो हमने जाति लिखी है और दूसरा हमने धर्म लिखा है, इन दोनों को मिलाएंगे परिभाषा बन जाएगी। जाति और इसके कार्य धर्म को मिलाते ही क्या बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी। तो लिखिए, संज्ञा उस विकरित शब्द को कहते हैं, संज्ञा उस विकरित शब्द को कहते हैं संज्ञा उस विकरित शब्द को कहते हैं कॉमा जिससे जिससे प्रकृत किंवा
कल्पित सृष्टि, प्रकृति कीमा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृति कीमा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो। पूर्ण विराम। यह संज्ञा की परिभाषा है। प्रकृति कीमा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित होता है, उसे कहते हैं। प्रश्न इस तरह से बनता परिभाषा से, उसे कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। यहां प्रकृति है, प्रकृति का मतलब होता है प्राकृतिक, जिसको बोलते हैं वास्तविक। वास्तविक। कल्पित का मतलब काल्पनिक। सृष्टि का मतलब वस्तु। ऊपर हमने क्या लिखा था? वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु का नाम सूचित हो। अब देखिए परिभाषा स्टैंडर्ड होती है। ये परिभाषा स्टैंडर्ड परिभाषा है, पंडित कामतपस्वी गुरु की परिभाषा है। और उस प्रश्न और उस पुस्तक से आप ये मान कर चलिए आपके जो ऐसे का जो पेपर है वो 40 से 50% पूरा बनेगा उसी से। यदि कोई पेपर बनाता है ऐसे ही परीक्षा का, इतना बड़ी परीक्षा पेपर बना रहा है और जिसे सामान्य हिंदी आ रही है, तो लगभग 40 से 50% जो शब्दावली है, जो प्रश्न है, वो आपका यहां से निकलते हैं सीधे सीधे वहां से। ये क्या, ये इस तरह से लिखी है, इसलिए हर कोई हाथ नहीं डालता उसमें। उस पुस्तक में हर कोई हाथ क्यों नहीं डालता है? भाषा ये है, वो पढ़ेगा कि शब्द को सब ढूंढेगा, उसका अर्थ ढूंढेगा, इसलिए उसको हाथ नहीं डालता, छोड़ देता उसको कि छोड़ो, क्यों जटिलता, उसे पढ़ना ही अपना में क्या, कम से कम एक बार पढ़ते हैं ना पूरी, तो लगता है इस किताब में कुछ था क्या अंदर। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, कम से कम 10-12 बार पढ़ते हैं, तब किताब समझ में आती है कि अच्छा किताब में ये चीज यहाँ लिखी हुई है और इसके बारे में आधी जानकारी वहां लिखी है और फिर आगे 200 पेज आगे और जानकारी लिखी हुई है। इसमें क्या कि हम जैसे पढ़ते हैं ना वैसे जानकारी नहीं लिखी हुई है। जैसे हमने लिख दिया कि संज्ञा, तो हम चाहते हैं संज्ञा की सारी जानकारी हमारे पास में एक ही अध्याय के रूप में आ जाए। उस पुस्तक में ऐसा नहीं है। उस पुस्तक में संज्ञा के बारे में 2, 3, 4 जगह लिखा पड़ा है, मोटे तौर पर 2 जगह लिखा पड़ा है, और फिर पढ़ते हैं तो छोटा छोटा और जगह मिल जाता है, तो उनको कनेक्ट करना पड़ता है कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं किसी और विषय के बारे में लिखते हैं तो उसके बारे में विषय में लिख देंगे, बीच में कोई शब्द आ गया तो सह संबंध के साथ भी लिखते हैं। और प्रश्न वाला क्या बनाता है पेपर, उसको तो एक पंक्ति चाहिए होती है प्रश्न बनाने के लिए, वो तो कहीं से उठा लेगा भाई। उसको क्या चाहिए? प्रश्न बनाना है, विषय थोड़ी पढ़ाना है। उठा लेगा, बताओ क्या इसमें। तो हमारा जो केंद्र बिंदु रहता है वो पुस्तक ही रहती है हमारा केंद्र बिंदु, क्या उसको केंद्र बिंदु। और एक है हिंदी शब्दानुशासन, उसको भी हम केंद्र बिंदु मान के चलते हैं कि इन दोनों में जो लिखा हुआ है। अब शब्दानुशासन से कोई प्रश्न बनाने बैठ जाए पेपर का, तो प्रश्नों की संख्या बिल्कुल कम बनती उससे। यदि कोई पेपर बनाना, उसको लेकर प्रश्न बनाने, पूरे ऐसी का चैप्टर नहीं पेपर बना दे तो मुश्किल है बनना। पर उसने ये बताया कि हिंदी क्या है, उस पुस्तक ने ये बताया कि हिंदी क्या है वास्तव में। तो दोनों का तालमेल से पढ़ते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी हिंदी में फिर कोई समस्या नहीं, देखो फिर कोई किताब पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकृति का मतलब होता है प्राकृतिक और कल्पित का मतलब काल्पनिक। प्राकृतिक को वास्तविक भी कहते हैं और नैसर्गिक भी कहते हैं इसको, किसको? तो हमारे लिए ये है। तो किसी को अर्थ लिखना हो तो लिख सकते हो प्रकृति बराबर प्राकृतिक और कल्पित बराबर काल्पनिक। अच्छा, कीमा का मतलब क्या होता है? कीमा का मतलब होता है अथवा। कीमा का होता है अथवा। ये कीमा का अथवा का पर्यायवाची है और हम पढ़ेंगे आगे। वियोजक सूचक समुच्चय बोधक भी है कीमा हमारे पाठ्यक्रम में। चलो समुच्चय बोधक ऐसे के पाठ्यक्रम में नहीं है, पर वियोजक सूचक समुच्चय बोधक के रूप में पढ़ना पड़ता हमें। इसका मतलब होता है अथवा, यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक अथवा काल्पनिक। अर्थ लिख लो नीचे, ये स्वयं लिख दो चाहो तो। ये तो है हमारी परिभाषा, लिख ली। बीचों बीच बिंदु लिखिएगा सरल शब्दों में।
सरल शब्दों में, कॉमा, और यहां लिखिएगा नई परिभाषा। सरल शब्दों में। तो सरल शब्दों में तो लिखिए यहां पर किसी व्यक्ति, कॉमा, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, कॉमा, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम सूचित करने वाले शब्दों को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लिखाऊं? खूब पढ़ेंगे उदाहरण ही, या परिभाषा फॉर्मेलिटी क्यों करें उदाहरण की हम। और ये दूसरी परिभाषा, ये आपकी खुद की परिभाषा है, और ये परिभाषा परीक्षा में पूछता है तो फिर पेपर में वो प्रश्न आपके मेरिट का निर्धारक नहीं होगा, वो हर विद्यार्थी उसको हल करेगा। बस मैंने यहाँ लिखा नाम सूचित करता है, आप लिख दो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप यही कहते हो ना, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये परिभाषा को लिख सकते हो, बोध शब्द के साथ लिख सकते हो आराम से। पर हम कहते हैं संज्ञा से किसी का बोध नहीं होता है, केवल नाम की सूचना मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरुजी ने लिख रखा है। हम कहते हैं बोध कराता है शब्द, संज्ञा बोध नहीं कराती है। बोध का मतलब क्या होता है? नाम की सूचना देती है संज्ञा। देखिए, संज्ञा से केवल उस नाम की सूचना मिलती है, यानी सूचना परक शब्द है। संज्ञा क्या है? सूचना परक शब्द है, बोध परक शब्द नहीं है। सूचना परक शब्द है संज्ञा, बोध परक नहीं है। बोध परक अर्थ है, यह संज्ञा नहीं है। क्या होगा? केवल और केवल आपको सूचना देगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया आपको पेड़, आप बताइए, मैंने यहां सिर्फ आपको पेड़ लिखा है, तो संज्ञा क्या है? पेड़। तो संज्ञा तो यही कहेगी भाई ये पेड़ है, ये एक संज्ञा हो गई। अब क्या कि संज्ञा नाम लिखने मात्र से इस पेड़ की पूरी व्याख्या आपके सामने आ गई? क्या पूरी घटनाक्रम इस पेड़ की प्रकृति के बारे में सब कुछ आपको पता चल गया? इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कहा है? नहीं कहा। इसलिए कहते हैं संज्ञा केवल नाम यानी सूचना परक शब्द है, ठीक है, बोध परक शब्द नहीं है। गुरुजी को उदाहरण देखिए, उन्होंने लिखा है कि मान लीजिए कागज, कागज का नाम लेने मात्र से कागज का ही पता चलता हमें। कागज की क्या उपयोगिता है, ये कैसे बनता है, इससे क्या गुण धर्म है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। ये कैसे बनता, कोई बता सकता है क्या? क्या मैंने संज्ञा पढ़ ली, सब कागज संज्ञा है, तो बताओ कागज के बारे में। यदि बोध होता है तो बताओ इसके बारे में। बोध का मतलब होता है बोधत्व प्राप्त हुआ। किसको हुआ भाई? वो भगवान जी ने बोधत्व प्राप्त हुआ। किसको? भगवान बुद्ध को हुआ। बुद्ध कहते हैं ना, इसमें नाम ही क्या पड़ा है? बुद्ध पड़ा है। मतलब उन्हें संपूर्ण ज्ञान मिला। बोध का मतलब होता है उस बिंदु का, उस विषय का संपूर्ण ज्ञान, उस शब्द का संपूर्ण ज्ञान बोध होता है। तो संज्ञा का नाम लेने से उस संज्ञा, उस शब्द का संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं होगा।
तो संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तो वो बोध नहीं कराती, केवल और केवल सूचना देती है। इसलिए हम दोनों जगह क्या लिखा है, सूचना शब्द का प्रयोग लिखा है, बोध शब्द का प्रयोग नहीं लिखा है। अब कोई कहते हैं कि नहीं गलत हो गया, बोध लिखा दिया, तो इसलिए कहते हैं एक बार गुरुजी किताब को देख लो कि वहां पर उसने बहुत अच्छे से आधा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि भाई कागज शब्द का प्रयोग करने से केवल कागज शब्द का पता चलता है, पूरे कागज की प्रकृति का पता नहीं चलेगा, इससे गुण धर्म का पता आपको नहीं चलेगा, ये बना कैसे, क्या उपयोगिता है, ठीक है, ये पता चलता है नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कागज क्या है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु, इसलिए हम बोध नहीं लिखा था। संज्ञा से कभी किसी वस्तु का बोध नहीं होता है, बोध का मतलब संपूर्ण ज्ञान, वो संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं होगा, और संपूर्ण ज्ञान तो किसी का नहीं होता है। हम पूरा सेल्स प्रोडक्ट जाएंगे, हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, होगा संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो यहां पर एक बिंदु लिखिएगा, नोट लिखिएगा यहीं पर, संज्ञा सूचना परक शब्द है, संज्ञा सूचना परक शब्द है, सूचना और परक एक ही शब्द है, संज्ञा सूचना परक शब्द है। परक प्रत्यय के रूप में आया यहां पर, सूचना देने वाला, संज्ञा सूचना परक शब्द है, कॉमा, न कि बोध परक शब्द, न कि बोध परक शब्द, पूर्ण विराम। इसी में आगे लिखना, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार किसी संज्ञा के नाम से, किसी संज्ञा के नाम से, किसी संज्ञा के नाम से, उस संज्ञा के नाम से केवल उस वस्तु का किसी संज्ञा से, संज्ञा के नाम से काटो, किसी संज्ञा से केवल, सीधा ये बनेगा, किसी संज्ञा से केवल, वो बीच में नाम काटना पड़ेगा, वो किसी संज्ञा से केवल उस वस्तु का नाम सूचित होता है। अब पंक्ति आप ये बनेगी, किसी संज्ञा से केवल उस वस्तु का नाम सूचित होता है, उस वस्तु का, पूर्ण विराम, उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जैसे उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जैसे कागज शब्द से, जैसे कागज शब्द से, कागज शब्द से केवल कागज नाम का, केवल कागज नाम की सूचना मिलती है, केवल कागज नाम की सूचना मिलती है, सूचना मिलती है, पूर्ण विराम, कागज के गुण धर्म, कॉमा, उसकी उपयोगिता, उसकी उपयोगिता और उसके बनने की प्रक्रिया, उसके बनने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता, उसके बनने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता। तो चलो, इसलिए हम बोध शब्द का गलत प्रयोग नहीं करते हैं, और कोई बोध शब्द का प्रयोग कर रहा है तो मान के चलिए लेवलहीन परिभाषा लिखा रहा है, स्तरहीन परिभाषा, कोई उसका लेवल नहीं है परिभाषा का, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, तो हम कहीं बोध शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करते हम, और ना पेपर वाला आपके सामने करता है, आरपीसी करती है, तो इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, आप में हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आपको बोलना पड़ेगा, फिर पब्लिकली आपको साबित करना पड़ेगा, कोर्ट से आपको यहां साबित करना पड़ेगा आरपीसी को। मैं तो देखिए चीजों को कभी ऐसे हाईलाइट करता ही नहीं हूं, मेरा काम में नहीं है,
मैं परीक्षा अब पढ़ाने के बाद भूल जाता हूँ कि मैंने किस स्टूडेंट को पढ़ाया है, मैं कभी इसके पीछे नहीं पढ़ता हूँ, कभी नहीं। चीज़ें ठीक नहीं होती है, भाई हमें पता है कि चीज़ें ठीक नहीं होती, बाद में गड़बड़ रहती है। यदि इस तरह से वो कहना प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो तो जो पेपर लपेटना शुरू कर दो आप। पर इससे क्या होता है, आप क्या बन जाते हैं, आप छिद्रान्वेषी बन जाते हैं। और छिद्रान्वेषी इंसान को नहीं बनना चाहिए। छिद्रान्वेषी का मतलब होता है दूसरों में गलतियां निकालना। ऐसा काम कभी नहीं करना आपको, दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी है। इसमें मैं तो आंसर की आती तो भी छोड़ देता हूँ हवाले, बोर्ड खुद के हवाले, आयोग के खुद के हवाले छोड़ दो आप कि भाई आप खुद बना दो, स्टूडेंट को दे दो, ये अपना आप कर लेंगे। क्योंकि जब बोलते हैं तो चीज़ें गलत निकलती है। हाँ, वास्तव में कोई ऐसी चीज़ आ गई हो जहाँ पर प्रश्न चिन्ह बनता है कि वास्तव में गलत है, उतना ही बोलना है। हर शब्द के बारे में व्याख्या नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रश्नों की भाषा कई बार चलती है, इसका बोध होता है, हम जानते हैं बोध शब्द गलत चलेगा, बोध शब्द गलत, तो होता नहीं, ऐसा संभव नहीं है चीज़ें। तो हो गई परिभाषा। इसके बाद में एक बिंदु और देखिएगा, रूपांतरक। लिखिए, संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने वाले, संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने वाले संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने वाले संज्ञा के रूपांतरक कहलाते हैं। संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने वाले संज्ञा के रूपांतरक कहलाते हैं। संज्ञा के रूपांतरक कहलाते हैं। इन्हें संज्ञा के विकारक तत्व, इन्हें संज्ञा के विकारक तत्व भी कहते हैं। इन्हें संज्ञा के विकारक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि रूप में परिवर्तन करने का मतलब विकार करना, बदलाव लाना। भाई विकारक का मतलब क्या होता है, विकार उत्पन्न करना। तो आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, विकारक का अर्थ होता है रूप में विकार करना। विकारक का अर्थ होता है रूप में विकार करना। विकार करना, ये तीन है। आगे लिखिए इसी पंक्ति में, ये तीन है। देखिए मैं बार बार पंक्ति पंक्ति बोल रहा हूं तो ठीक नहीं लग रहा है। मैं जब तक नहीं बोलूं नई पंक्ति तब तो उसी पंक्ति में लिखते रहना आप, समझिए। ये कर लोगे तो फिर मेरा क्या कि आधी एनर्जी बच जाएगी इसमें। मैं बार बार बोलता हूं इसी पंक्ति में लिखो, इसी पंक्ति में लिखो, वो ठीक नहीं है। कितने हैं, तीन है डैश। तो संज्ञा के विकारक तीन है। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। ये तीनों संज्ञा के रूपांतरक हैं, संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने वाले हैं। यहां पर एक बिंदु, यदि किसी का लिंग भेद हो रहा है, किसी शब्द को आप पुल्लिंग बता रहे हो, किसी को स्त्रीलिंग बता रहे हो, वो 100% संज्ञा है। कई तरीके संज्ञा के पहचानने का, ऐसे एक तरीका बोलो, दूसरा लगा दो, दूसरा बोलो, तीसरा लगा दो, तीसरा बोलो, चौथा लगा दो। यदि आपको लग रहा है कि ये शब्द पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है तो शब्द क्या है, संज्ञा है। यह शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है, शब्द क्या है, संज्ञा है। क्योंकि लिंग भेद केवल और केवल संज्ञा का होता है, किसी और का नहीं होता है। उसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बांटते हैं, केवल संज्ञा को ही बांटते हैं। वचन भेद हो रहा है कि वो एक वचन है और वो बहुवचन है, वो भी अब क्या है, संज्ञा है।
किसी के साथ में कारक चिन्ह लगा सकते हो, वो भी क्या आपका संज्ञा बनेगा। भाई किसी कारक चिन्ह लग रहा है, वो भी क्या है, संज्ञा बनेगा। तो ये 3 है। कारक चिन्ह तो फिर भी क्या करते हैं, दूसरों के साथ लगाकर संज्ञा बना देते हैं हम। जैसे किसी को संज्ञा बनाना हो, उसको कारक चिन्ह लगा के प्रयोग कर लो आप, वो क्या बन जाएगा, संज्ञा बन जाएगा। कोई शब्द संज्ञा बन सकता है, किसी शब्द को कारक चिन्ह के साथ प्रयोग कर लो, वो शब्द क्या बनेगा, संज्ञा। तो कारक चिन्ह किसी शब्द के ठीक बाद में कारक चिन्ह है, वो शब्द संज्ञा है। दिखने में भले ही कोई आपको और दिखता हो तो। कैसे, जैसे मैं बोलूं आपके सामने कि पढ़ना, पढ़ना क्या है बताइए, क्रिया है। तो मैंने अभी इसको लिख देता हूं, ठीक है। पढ़ने से किसका अहित हुआ, पढ़ने से आ गया, ये संज्ञा है पढ़ना। अब वो क्रिया नहीं रही है, वो क्या बन गई है, संज्ञा बन। वो बन क्या कि वो संज्ञा ही है, वहां पर वो क्रिया होगी भी नहीं वहां पर। यही तो बिंदु है जो हम यहां पढ़ना चाहते। इसलिए मैंने कहा था कि विशुद्ध व्याकरण शुरू हो रही है, मतलब इसको आपने ठीक से पढ़ लिया तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। पर्यायवाची विलोम से चलो कोई बात नहीं, आपका वश चलता है, आप उसको रट सकते हो, ठीक है। बार बार लिखा, जो भी आपने तरीका अपने यहाँ दोहे कहानियां जो भी आपने बनाई उससे आप रट सकते हो। तरीका तो लोग रटने का, बार बार लिख के बार बार पढ़ के, पर ये बार बार वाला विषय नहीं है। ये कब क्या बन जाए वो पंक्ति तय करती है कि इसमें क्या है। जो पंक्ति आती है आपके सामने वो तय करती है इसमें क्या है। इसलिए संज्ञा में थोड़ा समय लगता है पढ़ने में। तो लिंग, लिंग भेद किसी का हो रहा है तो वो क्या होगी, संज्ञा होगी। जैसे अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि हम कई बार क्या करते हैं, एक उदाहरण देखिएगा आप। लड़का कह रहा है, लिंग के अनुसार संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। ऊपर लिखा हमने रूपांतरक विकार, संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने वाले संज्ञा के रूपांतर कहलाते हैं। हम लिखा यहां पर लड़का, लड़का कह रहा है। अब मान लीजिए मुझे ये एक वचन है, नहीं ये पुल्लिंग है, अब इसको मैं स्त्रीलिंग बना दूं तो ये लड़का शब्द रूप में परिवर्तन कर लेगा और लिखेगा लड़की कह रही है। और इसका यदि एक वचन प्रयोग करें हम तो देखिए लड़का कह रहा है, और इसका बहुवचन बनाए तो लड़के कह रहे हैं। तो क्या हमेशा क्या, देखिए ये दो तो क्या आपको सरल लग रहे हैं, पर ये पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये तीसरा समझाने का है। क्या, अच्छा हमने पूछा लड़का, एक वचन है, लड़के बहुवचन है, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग बहुवचन। अब यदि कोई ये रट ले कि लड़के मिलते ही मैं सीधा पुल्लिंग करूंगा तो भैया वो अगले ही पल आपका बदला देगा। जुड़ने की लड़के मिला हमेशा पुल्लिंग हो, वो कारक चिन्ह की उपस्थिति में एक वचन बन जाएगा। नहीं, मैं चाहता हूं लड़के मिलते ही वो कह दे कि बहुवचन है ये, आपने कहा लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन होता है, वो तय करेगा है कौन, क्योंकि कारक चिन्ह भी संज्ञा को प्रभावित करता है। बस कारक चिन्ह भी, अब आप कहोगे अच्छा रूपांतर को एक नाम और भी बोलते हैं, प्रभावित करता। रूपांतर को एक और बोलते हैं प्रभावित करता। ये तीन संज्ञा को प्रभावित करने वाले, मैं लिखा दूंगा मैं, प्रभावित करता बोलते हैं किसको, इन तीनों को। तो संज्ञा को प्रभावित कौन करता है, कारक भी करता है। जैसे मैंने यहां लिखा, देखिए ये विभक्ति कारक चिन्ह रहित है, ये साथ में कारक चिन्ह नहीं है। अब मैं इस लड़का शब्द के साथ में कारक चिन्ह लगाता हूं तो क्या हम लड़का ही लिखते हैं, लड़का ने क्या लिखते हैं, लड़के लिखेंगे। तो जैसे कारक चिन्ह लगाएंगे तो संज्ञा अपने रूप में कर लेगी परिवर्तन। ये हुआ देखिए, लड़के ने कहा। अब बहुवचन बनाइए, लड़कों ने कहा। तो जहां पर कारक चिन्ह नहीं था क्या था, बहुवचन, और कारक चिन्ह आने पर एक वचन बन गए। इसलिए कहते हैं कारक चिन्ह संज्ञा को क्या करते हैं, प्रभावित करता है। आप रटकर नहीं जा सकते चीजों को,
लिखित में रट कर नहीं जा सकते, इसको बोलते हैं प्रभावित करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने ये 2 वाक्य इसलिए दिखाया था आपको, ये वाले तो क्या कि तीखता से समझाते हैं, वो माता चपी इसमें है कि जिसको आपने यहां पर बहुवचन लिखा, उसने वहां पर क्या कर दिया, एक वचन, क्योंकि नेक कारक ने इसको प्रभावित किया है, संज्ञा का, संज्ञा के रूप को इसने बदला है। यहां पर जो संज्ञा एक वचन है लड़का, और बिना कारचिन्ह के बहुवचन है लड़के, और कारचिन्ह आते लड़के क्या बन जाएगा, एक वचन बन जाएगा। अब इसको लेते हैं अब संबोधन में। कारचिन्ह में कौन सा संबोधन कारक, कारचिन्ह में कौन सा संबोधन कारक में लोगे तो ना तो ये आएगा काम में, ना ये काम आएगा, दोनों ही हट जाएंगे, दोनों ही काम नहीं आएंगे। संबोधन कार्य की उपस्थिति में दोनों ही नहीं आता है। फिर वो आता है लड़को, फिर बहुवचन में नहीं है, बिंदी भी नहीं है, सीधा लड़को। अब ये क्या संबोधन में आता है, तो कहते हैं कारचिन्ह है, वो कारचिन्ह लिंग वचन और कारक दोनों ही क्या करते हैं, क्या करते हैं, संज्ञा को प्रभावित करते हैं। वो लड़को क्या लिखा हुआ है, लड़को बहुवचन है, पर इसका भी रूप बदला हुआ है, ये बहुवचन है। संबोधन देखिए, संबोधन रहित बहुवचन हमेशा उसका जो अंत होता है वो अनुनासिक रूप में होता है, यानी अंत में बिंदी होती है, चंद्रबिंदु जो भी होता है वो होता है उसमें। और एक आकारांत पुल्लिंग को छोड़, आकारांत पुल्लिंग होता है उनके साथ, लड़का आकारांत पुल्लिंग जिसका अंत आ से हो, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाएंगे तब। ये देखिए रातों रात चीज समझ में नहीं आएगी आपके, जब संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे, तब जाके सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ एक साथ आपको समझ में आ जाए तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक दिन में समझ में नहीं आएगा, मैं सब चीज लिखकर चलूंगा आगे, पर अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये भी क्या है, ये संबोधन कारक है, पर ये बहुवचन है। अब संबोधन कारक एक वचन लड़के, ये रहा एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, ए लड़के बोलते हैं, ए लड़के, इधर आ। अब मान ज्यादा है आगे तो क्या बोलते हैं, ए लड़को, ए भी प्रयोग कर। संबोधन में ए और ओ का कोई मतलब नहीं है कि बहुवचन हो तो ओ लेकर आओ, संबोधन का बहुवचन के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बहुवचन की तरह चलता ही नहीं है। यानी ए लड़को, तो लड़को नहीं बोलते, लड़को बोलते हैं। अच्छा, संबोधन में बिंदी क्यों नहीं आती है? आप किसी को शुरुआत में संबोधित करते हो, आजकल तो क्या हमारे पास माइक है, सीधा ऑन करते हैं, सब आवाज कम। पहले के समय माइक नहीं था, तो ऊंचे मचान पर, मचान जिसको मंच बोलते हैं, मंच पर कोई व्यक्ति खड़ा होता और सबको संबोधित करता। तो ऐसा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी करता है संबोधित, ऐसे खड़ा हो गया संबोधित कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको खड़ा होना पड़ता है और मुख पूरा ऐसा रखना पड़ता है, 45 डिग्री के मतलब एंगल रखेगा। उससे क्या होता है, यहां देखिए, एक व्यक्ति का जैसे मान लीजिए मुख है, हमने कहा भाई व्यक्ति का मुख यहां पर है और इसने यहां रखा, अब 45 डिग्री पर वो क्या रखता है, मुख रखता है, और जनता यहां बैठी है, भाई पूरी आपकी जनता है वो यहां बैठी है, यहां बैठी है जनता, यहां बैठी है, और वो सहज रूप में बोल दे, सिर्फ सहज रूप में उच्चारण करे, ऐसे खड़े, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माइक हटवा दो, 4 आदमी नहीं सुन पाएंगे। उसमें उनको जोर से बोलना पड़ा, माइक में भी, क्यों संबोधन कर रहे हो आप। संबोधन का मतलब है कि आपके एक शब्द से सभी लोग शांत हो जाएं और आपको सीधा सुने, क्योंकि अब आप उनको बोलने वाले हो। तो ये दिशा होती है 45 डिग्री कोण पर। तो जब यहां से बोले तो ध्वनि अंतिम श्रोता तक पहुंचे। आप बोल फेंकते हो, सीधी एक ऐसे फेंकते हो, ऊपर उठा क्यों फेंकते हो आप? भाई जो क्रिकेटर है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो इनको एंगल सिखाया जाता है कि आपको बॉल अधिकतम फेंकनी है, ऐसा नहीं कि ऊपर दिशा में। उनको बताते हैं 45 डिग्री एंगल से आप फेंकने का अभ्यास करें। वो देखते हैं कि आपको कंधा यहां तक लाके आपको बॉल फेंकनी है, ठीक है, यहां छोड़नी है, यहां छोड़नी है, यहां छोड़नी है। उनको एक फिक्स एंगल सिखाया जाता है, तो इनकी बॉल ऑटोमेटिक वहां तक चल जाती है। और हम फेंकते हैं कई बार क्रिकेट मैदान में, बॉल फेंकते हैं, बीच वाले खिलाड़ी के पास नहीं पहुंचती है, क्यों? हमारा एंगल सही नहीं होता है। तो और देखिए, और कोच का काम क्या होता है? ट्रेनिंग देना, उसको सारी जानकारी होती है। तो जैसे आप ये काम करते हो, वैसे उस ध्वनि का भी काम ऐसा होता है। अब मान लीजिए आपने बिंदी लगा दी, देखिए मैं ओ बोलूं, ओ,
तो ओ में क्या है, सीधी वायु मुख से निकल रही है, ओ में वायु मुख से निकल रही है। मुख भी क्या हो रहा है, गोल हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं सामने। तो जब आप देखिए गोलाकार स्थिति कर रहे हो तो थोड़ी दूर जाएगी, मुंह को फैला दो भाई, होठों को फैला दो, तो ध्वनि दूर तो नहीं जाएगी, ध्वनि को एक गोली बनाना पड़ता है तब वहां तक जाएगी। तो हम बोलते हैं ओ, एक तो ये बोलते हैं ओ का मतलब वायु केवल कहां से निकली है, मुख से निकली है, तो वायु 35 डिग्री का कोण हो गया, वायु दूर तक जाएगी। अब क्या होता है कि ऊपर यहां पर नाक है, अब आपने यहां पर बिंदी लगा दी, आपने ये कर दिया लड़कों, वायु बिंदी का मतलब वायु मुख के साथ नाक से भी निकले तो ध्वनि कट जाएगी। कटेगी कितनी जाएगी, हर ये ज्यादा निकल रही है, ये भी तो आ रही है, इतनी जाएगी, अंतिम स्रोत तक ध्वनि नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तब उसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, नाक का प्रयोग नहीं करते, कि ध्वनि को अंतिम स्रोत तक पहुंचाना होता है इसमें। तब संबोधन में कभी बिंदी नहीं आती। अब वो तो संबोधन भूलोगे कभी आप, क्या बिंदी क्यों नहीं आती है, क्यों नाक का प्रयोग करोगे, तो जैसे नाक का प्रयोग किया वायु ऊपर जा रही है, नीचे से टकरा रही है, वो नीचे आ जाएगी, अंतिम तक नहीं पहुंचेगी। तो संबोधन के साथ भी क्या होता है, बदलाव होता है, किसमें, संज्ञा में। तो ये संबोधन भी करता है। तो कुल मिलाकर हम पढ़ रहे थे कारक चिन्ह संज्ञा को प्रयुक्त करता है कि जो लड़के बिना कारक चिन्ह उपस्थित बहुवचन था, वो कारक चिन्ह क्या बन गया, एक से मुद्दा। इसको बोलते हैं हम विकारी, विकार उत्पन्न करना, ऐसे संज्ञा विकारी ऐसा। अब ये विकार होता कैसे, विकार ऐसे होता है, और जब आगे पढ़ते जाएंगे तो विकार होता जाएगा, विकार हम पढ़ते जाएंगे आगे, विकार के भी नियम पढ़ेंगे, विकार कैसे होता है क्यों नहीं होता है पढ़ेंगे। पर हम बेसिक तौर पर आधारपूर्व हम पढ़ा कि भाई विकार आपका इस तरह से लिंग परिवर्तन करता है। लड़का था, इस लिंग करते ही आ का क्या हो गया, लड़का, आ था, लड़की क्या बन गया, ई, ये हुआ विकार उत्पन्न। लड़का एक वचन, लड़के, आ को इसने क्या कर दिया, ए, और यहां पर जो लड़का एक वचन है कार चिन्ह आया, और लड़के को एक वचन बना दिया इसने, भी लड़का एक वचन है, कार चिन्ह आते इसने लड़के बना दिया, ये भी विकार हुआ। और बहुवचन इसने ऑन लगा दिया, जो देखिए यहां नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब है जो ओ है आपका, ये कारक चिन्ह की उपस्थिति में ही आता है, इसको छोड़ किसी स्वतंत्र रूप में कभी ऑन नहीं आएगा। अब यदि आपसे पूछ ले, मान लीजिए लड़का, लड़का का बहुवचन होता है लड़कों, ये गलत है भाई। लड़कों कैसे लेकर आ गए, लड़कों का तो तब आएगा जब साथ में क्या होगा, कार चिन्ह। बिना कार चिन्ह के मुंह उठा के लेकर आप लड़का लाइए, दूसरा कौन सा, लड़के, ये लाना पड़ेगा हमें। जैसे लड़का कह रहा है, लड़के कह रहे हैं, कार चिन्ह नहीं है, अब कार चिन्ह लेकर आता हूं मैं। लड़के, देखिए लड़का ने का अटपटा हो जाएगा, लड़के ने का, फिर लड़कों ने का, वो तभी आएगा जब, अच्छा यहां देखिए, अब आपसे पूछे कि बालक का बहुवचन क्या है, तो हम कहते हैं बालक ही है। एक तो ये लिखा हुआ है और दूसरा ये लिखा हुआ है कि बालक का बहुवचन क्या है, बालक है। कोई ये नहीं कह सकता कि दोनों ही है, ऊपर वाला ये नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला ही है, नीचे वाला बहुवचन नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा जब इस साथ में क्या होगा, कार चिन्ह। अब देखिए बिना कार चिन्ह बोल रहा हूं, बालक कह रहा है, अब इसको बहुवचन बनाइए, बालक कह रहे हैं, तो बालक में परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यही एक वचन है और यही बहुवचन, स्वतंत्र रूप में वही शब्द एक वचन वही बहुवचन है। अब ये कौन से शब्द हैं जो इस रूप चलते हैं, और ये वाला ऐसे बन रहा है, लड़का लड़के बन रहा है, ये पढ़ने का विषय है कि ये शब्द कौन से हैं जो समान रूप में एक वचन बहुवचन दोनों बनते हैं, और वे शब्द कौन से जो भिन्न रूप में एक वचन बहुवचन दोनों बनते हैं। अब इसमें ने लगाइए बालक के साथ में, बालक ने कहा, बालकों ने कहा, समझ गया। कारचिन्ह आएगा तभी ओ आएगा, बिना कारचिन्ह कभी ओ नहीं आता। इसलिए सीधा इसको करते हैं गलत, ये क्रॉस ये होगा ही नहीं। यही पीछे परीक्षा प्रश्न किए गए आरपीसी द्वारा, और यही हम क्या कहते हैं, मात कहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे तभी हम पार निकल पाएंगे। तभी तो वही पीछे शब्द आया था गिदड़ का मतलब स्त्रीलिंग क्या होता है। वो विद्यार्थी कुछ लोग थे वो गिदड़ी करके आगे थे, वो क्या गिदड़ी नहीं, क्यों नहीं बता रहा हूं मैं, उसमें हुआ था उसमें
कुछ स्टूडेंट का मेरा मैसेज आया था, सर हमने तो गिदड़ ही कर दिया, केवल क्या कर दिया हमने, गिदड़, क्योंकि समझ में नहीं आया। तो आपने कहा था ना वो होता है, अब उनको कैसे बताएं कि क्या कान क्या होता है, क्योंकि ये एक वचन बहुवचन काम आता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग काम नहीं आता ये। और उनके दिमाग में क्या हो गया, उनके दिमाग में उन्होंने लिंग की जगह वचन घुसेड़ दिया। अब बताइए, अब प्रश्न का कुछ हो सकता है नहीं, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो पूछे उसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन विद्यार्थियों जो प्रश्न थे उन्होंने क्या था पूछा, उसने था पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और वो क्या समझ बैठे उसको, उसके दिमाग में जो उत्तर रहता है वो एक वचन बहुवचन वाला आ गया था। और ऐसी गलती परीक्षा हॉल में होती है। ऐसा नहीं है कि आप इससे मतलब आप आपसे नहीं होगी, ऐसी गलती परीक्षा होती है। और इस पर भैया किसी का जोर नहीं चलता है, ठीक है, इस पर किसी का जोर नहीं चलेगा। और ऐसी कम से कम आपके 100 प्रश्नों में 2 से 3 गलती होगी कि आपका उत्तर, आपको लगेगा कि उत्तर मैं सही दे रहा हूं, पर वो किसी और का हो सकता है। ये गलती आपसे हो सकती है। ये गलतियां देखिए मानव का जो स्वभाव है उसके अनुसार हो रही है। पर यह गलती नहीं होनी चाहिए कि आपको उत्तर तो पता कौन सा है, दूसरा पता है, और गोला भर दिया तीसरा, और फिर माथा पकड़ रहे हैं, ये लीड डूबती है। इसका मतलब है लापरवाह इंसान है। गलती होगी, गलती नहीं है, लापरवाही थी आपकी, आपको अभ्यास करना चाहिए था, वहां पर देखना चाहिए था। और जब भी गोला भरो आप ओमा सीट में, तो एक चीज बिल्कुल ध्यान रखें, आप अधिकतम आप एक पेज को पढ़े और उससे गोला भर दें। चलो कोई बात नहीं, कोई प्रश्न ऊपर नीचे हो गया, 2-4 ही तो होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। एक पेज से अतिरिक्त आप आगे पढ़े इन्हें, और उसमें भी ये पढ़े कि जैसे मान लीजिए पहले में सी, तो आप लिखे पहले में सी, और सी को देखें, जैसे प्रश्न में लिखा हुआ पहला, और आपको लग रहा है कि ए बी यानी 1 2, वैसे 1 2 3 आता है, ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, सही है। आपने तीसरे को टिक कर रखा है, ये कर रखा है। और मैं तो कहता हूं कि आपको पिन कर पॉइंट करना चाहिए, ताकि नकल में कभी आप दोस्ती नहीं ठहराओ। वैसे कोई छेड़ता ही नहीं है प्री सवाल में, तो कैसे करो, कोई आगे पूछता ही नहीं है, पर फिर भी आपको सावधान रखनी होती है। तो सिर्फ इतना बिंदु करता है कि मेरा ये तीसरा क्या है, सही है, ठीक, आपने तीसरा देख लिया। अब ओमा सेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न का आपको गोला भरना है ओमा सेट में, तो क्या करते हैं, ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथा का है, आजकल ये पांचवें। आपको लगता है कि दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप क्या करें, पांचवें को टिक कर दें। वहां पर टिक करने का मतलब ये हुआ कि आपको पता चलेगा कि पांचवा मैंने मुझे नहीं, ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, तो गोले में ये भरना पड़ेगा आपको, उसे छोड़े नहीं आप कि भाई इसका मुझे उत्तर नहीं आ रहा है। तो गोला भरते समय क्या करते हैं, पहले में तीसरा, तो पहले में तीसरा, पहले में तीसरा, कोई बात नहीं, एक ही जगह 2 बार देख लिया आपने, ये हुआ गुलाब का सही, कोई समस्या ही नहीं है। और यहां पर अंगुली रखो, प्रश्न पर क्या रखो, पेपर पर अंगुली रखो, हाथ रखो एक बिल्कुल, और हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए आपका पेपर, राइट साइड में आपकी होनी चाहिए ओमा सीट। यही तरीका अपनाओ भाइयों, कई ओमा सीट ऐसे पड़ रहती है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में गोला भरते हैं, पक्का गलत होगा आपका एक या 2 गोले। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हो सीधा, और देखने में नजर है ना, दिमाग में से जो दबाव है ऊपर नीचे कर देगी नजर को, वो ठीक है, 12 को 13, 13 को 12 समझ नहीं लगेगा, इसलिए अब क्या रखो, हाथ रखो, पहला गोला भर रहे हो तो पहले पर रखो, तो फिर दूसरे पर जा रहे हो, दूसरे पर दूसरा भरो, तीसरे पर तीसरा भरो, चौथे पर चौथा भरो, एक भी गोला गलत नहीं होगा आपका। इसे बोलते थोड़ा सा अभ्यास के साथ में इसको, जब भी आप टेस्ट दो तो ये अभ्यास करो आप, कोई आपको समस्या नहीं होगी। और एक ध्यान रखना, एक भी गोला आपने वो भर दिया कि आपको पता इसका उत्तर तीसरा है, और गोले में आपने चौथा कर दिया, दुनिया की कोई ताकत इस गलती का बचाव नहीं करा पाएगी, कोई समाधान नहीं करा पाएगी, क्योंकि ये आपके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं परीक्षा में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मतलब भाई की यहां बोलते हैं लापरवाही, कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने वो तरीका अपना ही नहीं जो परीक्षा के लिए आदर्श तरीका था, आपने वही तरीका अपनाया जो आपको आदर्श लगा था, समझ गए। तो आत्मघाती जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने पर कुल्हाड़ी, जिसको आत्मघाती बोलते हो, ये आपको नहीं कराना है। और ऐसे 2 तो हो गए ना, तो भाई आपको 1000 विद्यार्थी पीछे भेज देगा वो आते हुए, तो ये कभी आपको गोला कभी नहीं करवाना है। आप एक बार लिख लीजिए इन्हें।
हमें भी क्या संज्ञा सर्वनाम नहीं आता है ना, ये इसके बाद के 15-20 टॉपिक है। या तो पढ़ने में क्या आनंद भी आता है, तस तो चलता है ना, तो बोरिंग भी से चलता बहुत ज़्यादा, रट सकते नहीं उनको, भाई क्यों भेजा फ्राई करा उसका। और ये रटने वाला विषय नहीं है, ये समझने वाले हैं, इनको समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लिख लिया आपने? अब थोड़ा सा आपको झटका लगेगा, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, पर उसे पढ़ना यहाँ जरूरी है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो ये विषय आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ोगे तब आएगा। मैं पहले बोल देता हूँ आपको, मैं क्योंकि मैं वो सब चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो आगे पढ़ने वाले हैं, पर वो सभी शब्द संज्ञा बन सकते हैं। तो अगला बिंदु है किसी शब्द रूप का संज्ञा, किसी शब्द रूप का संज्ञा में प्रयोग या संज्ञा बनना, ये ज्यादा ठीक रहेगा। किसी शब्द रूप का संज्ञा बनना, वैसे इसका बोलते हैं किसी शब्द रूप का संज्ञा में प्रयोग। भाई किताबी ज्ञान लिखना चाहो, भाषा लिखना चाहो तो वो लिख दो, और ऐसे पढ़ना चाहो किसी शब्द रूप का संज्ञा बनना। और आपको फिर भी लिखना है तो नीचे कोष्टक कर दीजिए, किसी शब्द भेद का संज्ञा में प्रयोग, किसी शब्द भेद का संज्ञा में प्रयोग। यह कब होता है? कोई शब्द हो, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, कोई हो। लिखिए, कोई शब्द रूप, कोई शब्द रूप अपने खुद के अर्थ में, कोई शब्द रूप अपने खुद के अर्थ में सदैव संज्ञा होता है। कोई शब्द अपने खुद के अर्थ में सदैव संज्ञा होता है। कोई शब्द आ जाए, अपने खुद के अर्थ में सदैव संज्ञा होता है। जैसे को नीचे मत लाओ, 3 बार नहीं 30 बार बता चुका हूं, उसको उसके आगे रखो, क्योंकि आप तो लिखित रूप में पढ़ रहे हो। आप जैसे देखिए, आपके पास कोई वर्ण है, किसी वर्ण को आप उसी के अर्थ में प्रयोग कर रहे हो, वो वर्ण भी वहां पर संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक वाक्य देखना, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण अ है। एक बार सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण अ है, आपने ये वाक्य लिखा। अब आपसे प्रश्न करता है वर्ण है, कि इसमें रेखांकित पद है, और अ को कर दे रेखांकित, और पूछ ले कि अ क्या है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा वर्ण,
और चौथा अव्यय। आप लोग सीधे कहा जाएंगे अरे वर्ण 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 वर्ण, अरे ये वर्ण नहीं है भाई, अब ये वर्ण नहीं है, ये वाक्य में आ गया। स्वतंत्र रूप में वर्ण होता वो। यदि आप अ लिखते ना, ये वर्ण था, ये वाक्य में बंधा हुआ है, ये पदबंध बना हुआ है, ये एक पद के रूप में पदबंध। कोई पद, ठीक है, वो कोई न कोई व्याकरणिक इकाई होता है। व्याकरणिक कोई पद मतलब वाक्य में प्रयुक्त कोई पद कोई न कोई व्याकरणिक इकाई होता है। व्याकरणिक इकाई का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय यानी क्रियाविशेषण हो गया, समुच्चय बोधक, ये होता है कोई न कोई। वाक्य में प्रयुक्त कोई पद वो क्या होता है? व्याकरणिक इकाई होता है, यानी वो दूसरे पदों के अनुसार अपना अर्थ देता है। अब आपने कह दिया कि वर्ण है, ये गलत है, ये वर्ण नहीं है, यहां पर ये संज्ञा है कि खुद के अर्थ में आया। वाक्य में प्रयुक्त कोई पद खुद के अर्थ में आएगा, उसमें संज्ञा होगा। और सीधा पूछ ले कि अ है, देखिए सीधा पूछ लिया आपसे कि अ है, तो कोई समस्या ही नहीं। अ क्या है? वर्ण है, और उसमें वो असंज्ञा ही होता है। उसमें भी स्वतंत्र रूप में भी क्या होता है? अ को संज्ञा बोलते हैं। तो कोई बात है, देखो भाई वर्ण है, शब्द है, ध्वनि है, क्या है ये? तो हम यही कहते हैं कि भाई अ आपको दिखाई दे रहा, वर्ण है, ये वर्ण ही तो बोलते हैं हम। पर वाक्य दे दिया उसने आपके सामने कि हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण अ है, यानी ये पंक्ति किसके बारे में चल रही है? अ के बारे में चल रही है। और जब किसी के खुद के बारे में कहा जाए तो उस समय वो क्या होता है? वो संज्ञा होता है, चाहे कोई हो। तो ऐसे प्रश्नों से आपको बचना होगा जहां पर ये अ वर्ण नहीं है, अ यहां पर संज्ञा है। तो इससे हम बोलते हैं ये यहां पर संज्ञा है, गलती से इसको वर्ण मत कर दीजिएगा, ये यहां पर वर्ण नहीं है। लिखो आप इसे। और आप ऐसे प्रश्न बनाना चाहोगे तो प्रश्न बना के लिख दो। ऊपर जो लिखा है ना उसको ध्यान रखना। कोई शब्द रूप अपने खुद के अर्थ में सदैव क्या होता है? संज्ञा होता है। लिख लिया? तो आगे लिखिएगा अतः, इसे लिखो फिर यहां पर। अतः वाक्य में प्रयुक्त, अतः वाक्य में प्रयुक्त पद, अतः वाक्य में प्रयुक्त पद चाहे वह वर्ण हो चाहे कोई अन्य, चाहे कोई अन्य शब्द भेद, कौमा वह कोई न कोई व्याकरणिक इकाई होता है, वह कोई न कोई व्याकरणिक इकाई होता है, वह कोई न कोई व्याकरणिक इकाई होता है। व्याकरणिक इकाई से तात्पर्य है डैश संज्ञा,
कॉमा सर्वनाम, कॉमा विशेषण, कॉमा क्रिया और अव्यय, और अव्यय। ये आपकी व्याकरणिक इकाई है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनको हम 5 को हम बोलते हैं व्याकरणिक इकाई कहते हैं। तो व्याकरणिक इकाइयां कुल कितनी है? 5 हैं। तो आ जाएगा समझ में? तो यहां पर वाक्य में कोई भी आ गया, या तो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या फिर विशेषण होगा, या अव्यय होगा। इनके अतिरिक्त फिर और कोई नहीं होता है। मैं और लिखूं इसको आपका होता आगे, आपको मैं लिखा देता हूं। वाक्य में कोई भी चीज आ गई है, वाक्य में या तो फिर होगी संज्ञा, या सर्वनाम, या विशेषण, या फिर क्रिया, या फिर अव्यय। इसके अतिरिक्त फिर वो कोई नहीं होगा टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आप इसको वर्ण कर दो, आप कैसा, ये तो वर्ण है क्यों वाक्य में आ गया। और वाक्य में ये क्या होगी? व्याकरणिक इकाई में आ गया, और व्याकरणिक इकाई में फिर ये आपका वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं है, वो ध्वनि व्यवस्था है। और ये वाक्य विन्यास है। देखिए व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 लिखा नहीं रहा हूं, बहुत बता रहा हूं। व्याकरण के 3 अंग है। पहला वर्ण व्यवस्था, दूसरा शब्द साधन, और तीसरा वाक्य विन्यास। तो हमारा ये जो वाक्य बन गया, यानी वाक्य में एक विन्यास बन गया, पदों का एक क्रम बन गया है, उसके बाद में यही होता है। और वाक्य विन्यास में प्रयुक्त कोई पद हो, वो व्याकरणिक इकाई होता है। वो क्या होता है? व्याकरणिक इकाई होता है। इसके बाद में जैसे हमारी संज्ञा, कोई संज्ञा कब बनता है ये तो पता ही है भाई। संज्ञा तो हम पढ़ रहे हैं तो समस्या है नहीं। जैसे एक सर्वनाम है, अगला बिंदु है हमारा, जैसे सर्वनाम। कोई सर्वनाम हो, वाक्य में आ गया और खुद के अर्थ में आ रहा है। जैसे बच्चे ने अभी 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 वह का प्रयोग बताया। आप जानते हैं वह क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है, पर यहां पर वह सर्वनाम नहीं है, क्योंकि वह के बारे में उसने प्रयोग बताया। वह सर्वनाम कब होता है? जैसे उदाहरण के तौर पर 1, 2, 3 और 4। पहला यहां पर संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा अव्यय कर दीजिए। क्रिया तो पता ही है नहीं भाई, क्रिया तो इतने तो मैं है नहीं कि क्रिया बोल दें इसको। अब बताइए वह लिखा हमने, क्या यहां पर वह सर्वनाम है? वह सर्वनाम कब होता है? वह कह रहा है यह सर्वनाम है। यहां पर सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आता है, किसी संज्ञा की, किसी संज्ञा का प्रतिनिधि बनकर आता है। तो वह कह रहा है, वह मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है भाई। कहने वाला कौन होगा? कोई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होगा। ये किसी नाम के स्थान पर आया है, तो यहां पर क्या बोलते हम? वह सर्वनाम, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति है और उसके स्थान पर आया। बच्चे ने अभी वह का प्रयोग बताया। वह किसका? सर्वनाम का प्रयोग बताया उस बच्चे ने, या फिर उस बच्चे ने किसी इंसान का प्रयोग बताया। यहां पर वह क्या है? इंसान है कोई ना कोई भाई। कह रहा है तो कहना मतलब बोलना, बोलता इंसान ही है। क्या ऊपर वाले में वह कोई इंसान है? क्या कोई जानवर है? क्या कोई पहाड़ है? क्या कोई भौतिक वस्तु है कुछ नहीं? तो फिर सर्वनाम कहां से हुआ? अब देखिए संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम संज्ञा होती है, और उस नाम के स्थान पर कोई शब्द आ जाए वो होता है सर्वनाम। हम पढ़ते हैं संज्ञा स्थान पर। अब ये किसी के स्थान पर नहीं आया, ये तो बेचारा खुद के अर्थ में आया हुआ है कि बच्चे ने उस वह के बारे में ही बताया उसने। तो यहां पर वह क्या है? संज्ञा है, ये सर्वनाम नहीं है। लिख लो। ये पहले पढ़ रहा है क्या? कम पढ़ रहा है,
कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको वो पढ़ाने जा रहा हूं तो शायद आपको कम पल्ले पड़े, और पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर संज्ञा में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और भाई ध्यान रखना, ये ऐसी चीजें हैं कि क्लास में ठीक है, क्लास से बाहर जाता ही ऊपर से निकल जाएगी हवा, तो ये समस्या नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी आपकी। नहीं, मैं को पहले आपको सावचित कर देता हूं मैं, क्योंकि ये समस्या वाला है। अब ये लगता मैं अकेला होता ना तो मैं किसी स्टूडेंट के रूम पर रहता, भैया तेरे रूम में कोई है, मैंने ठीक है तो पढ़, मैं यहां पर रहूंगा तेरे, ठीक है तो रह। मैं ऐसे ही रहा हूं हमेशा, मैं हमेशा ऐसे ही रहा हूं। मेरे रूम पर सुनिए, मेरे रूम पर हमेशा 3 से 4 स्टूडेंट रहे हैं, एक तो एनी टाइम रहा है, कोई ना कोई एक स्टूडेंट एनी टाइम रहा है। तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब इसके भी इसने जिंदगी बहुत मजा ली है, तो मैं कई बार कहता हूं मेरे स्टूडेंट को पूछिए आप। हाँ, चाय पीनी, कॉफी पीनी, कहीं आना जाना, ठीक है, घूमना करना, ये हम खूब रहे थे। कोई कहता है ये ड्रिंक करना वो करना, मेरे स्टूडेंट मेरे साथ आते मैं कैसे करके जाऊं, हमेशा निश्चित था। और ऐसा भी नहीं स्टूडेंट से कोई किरे विरे, मैं तो कभी नहीं, मैं तो ये कहता भाई मैं कमा रहा हूं और आप जैसे ही मैं हूं, अब मैं रह रहा हूं, मैं पूरे दिन क्लास में रहता हूं, फिर आता हूं और मेरा रूम पड़ा है, वो मेरा कौन सा मतलब उसको कोई भार उठाना पड़ रहा है। आप रहो आराम से, लाइब्रेरी बनाते, बैठ जाते, पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। और कोई कह रहा है सर आज अब मेरा मन नहीं कर रहा मुझे कहीं और रहना, तो भाई तू और रह जा। ये भी नहीं, उसने नहीं कहा कि तू यहां पर नहीं रहेगा, मैं कहा कोई बात नहीं, जहां तेरी इच्छा है तू वहां रह जा। मैं जयपुर में रहा था तभी मैं मेरे साथ एक स्टूडेंट रहा था, अब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ रहा था। कोई क्या फर्क पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी ना सहयोग से रहो हमेशा, हमेशा एकांत में, एकांत जो रहना, एकांत में तो 2 दिन के लिए कहीं पहाड़ में चल जाओ, सही होता है 2 दिन के लिए। तो किसी ध्यान में हो तो जरूर बताना मुझे आप। कहां कहां अब भीड़ भाड़ की उम्र नहीं है, आपकी उम्र है भीड़ भाड़ में रहने की, हमारी नहीं उम्र में, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। और मैं आप लोगों को कहना नहीं चाह रहा था, मैं ये नहीं चाह रहा था कि प्राइवेसी थोड़ी सी रहती है, प्राइवेसी फैमिली की रहती है, खुद की रहती है कि, और वैसे ये पास में रहता है तो थोड़ा दिक्कत रहती है, बाहर निकलते हैं सर, तो वे सर का क्या है कि पूरे दिन तो चादर ओढ़ के जा नहीं सकते हैं, सही होता है। जगमोहन डालमिया साहब के साथ ये था। जगमोहन डालमिया कौन रहे? जगमोहन डालमिया आईसीसी के अपने चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन है, और बीसीसीआई को कई वर्षों तक चलाया उन्होंने। बीसीसीआई के
कई वस्तु, और मतलब सौरव गांगुली का काल पूरा उन्हीं का था, बंगाल के थे। उनकी एक विशेषता थी, वो कभी पब्लिक के सामने, मीडिया तो बहुत दूर की बात है, पब्लिक के सामने सूट और बूट के अलावा कोई बाहर नहीं आई। जगमोहन डालमिया साहब कहते हैं कि पब्लिक के सामने घर से बाहर मतलब मुख भी निकाला ना तो सूट और बूट में थे। ये कहा गया उनके बारे में कि सूट और बूट के मैं हमेशा ही घर से बाहर निकले पब्लिक में, तो भाई ऐसी जिंदगी भी नहीं चाहिए कि बाहर निकलते सूट बूट, मतलब कोट पहन के, मतलब गर्मी हो सर्दी हो चाहे कोई हो, पब्लिक के सामने सूट बूट बंदा बाहर आया है। तो आज भी लोग याद करते हैं, एक आदर्श उदाहरण के रूप में देते हैं उनको हम। आदर्श, अरे 2003 का वर्ल्ड कप ये उन्हीं का था। 2003 के बाद कब था? ये उन्हीं के काल में था। मुझे लगा 10 तक वही थे मेरे साहब, शायद रणवीर साहब ही थे। बहुत लंबे समय तो उन्होंने राज्य किया था बीसीसी पर। सर्वनाम के बाद लिखिएगा विशेषण। हर व्यक्ति की पहचान होती है, वो अपने जीवन में छोड़ के जाता है, भले वो कोई भी हो सकती है। विशेषण देखिए, उसने बहुत का अर्थ नहीं लिखा। हम जानते हैं बहुत विशेषण है, बहुत लोग, बहुत दिन, ठीक है, बहुत कार्य, बहुत भीड़, तो बहुत विशेषता बताता है। अभी कैसे बताता है, टॉपिक आए तब पढ़ेंगे, पर अभी बताऊंगा बेसिक तौर पर कि विशेषण है ये। पर यहां पर ये कह रहा है कि उसने बहुत का अर्थ नहीं बताया, तो बहुत का प्रयोग थोड़ी यहां पर, ये तो ये खुद के अर्थ में आया हुआ है कि भाई ये बहुत का इसने अर्थ नहीं बताया, तो यहां पर ये संज्ञा है। तो 4 विकल्प लगाइए। और यही विकल्प वापस लिख दीजिए आप। कॉपी तो हो गया, पर अब आगे पेस्ट कैसे करें इसको? वो हो गया, तो आप लिख दो भाई। कर लिया आपने? ठीक। अगला देखिए, विशेषण के बाद में क्रिया। भले हटाओ ना, क्या फर्क पड़ गया? ये हटा दिया, लो। हाँ, रहेगा संज्ञा। संज्ञा तो संज्ञा रहे, उसने बहुत का अर्थ नहीं बताया, तो क्या उसने कोई और अर्थ बता रहा? अर्थ वही तो कह रहा है। ये क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग है। किसी वाक्य में किसी पद विशेष पर विशेष बल देना हो तब इक्र विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और यहां बल दे रहे हैं। और यदि आप बहुत पर ये हटाएगा तो भी रेखांकित करेगा वो। रेखांकित के साथ में अब ये दोनों सही नहीं है, ये गलत हो गया वापस। और इसको बोल्ड भी नहीं कर सकते आप, केवल बोल्ड कर दिया आपने। देखिए 3-4 चीज जानना, या तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करें, इस चिन्ह का प्रयोग करें, या उसे रेखांकित करें, या उसे बोल्ड करें, और या उसे भिन्न रंग में लिखें। ये 4 तरीका अपना सकते हो जब टाइपिंग करते हो। दो को साथ नहीं करते, साथ करते हुए वाक्य गलत हो जाएगा विराम चिन्ह की दृष्टि से। समझ रहे आप? क्या आपने इनवर्टेड कोमा लगा दिया, बोल्ड कर दिया, तो एक साथ में आपने 2। बोल्ड का मतलब इनवर्टेड कोमा है, भिन्न रंग में लिखना का मतलब इनवर्टेड कोमा है, उसे भिन्न दर्शाना। और अधिकतर क्या करता है, बिना रंग के पेपर ऐसे ही आता है, इसे पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, और उसी में क्या आरपीस चाहे तो रंगीन पेपर छपा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर विराम चिन्हों का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे कभी भी, इसलिए वो ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता पूरा का पूरा। और यहाँ बहुत क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। एक और देखिए, भाई साहब वचन नहीं पढ़ा रहा हूं, वचन पढ़ूंगा ना तो मुंह बंद रखोगे। अभी क्या पढ़ा रहा हूं? क्या पढ़ा रहा हूं? अभी क्या पढ़ा रहा हूं? अभी क्या पढ़ा रहा हूं? अभी क्या पढ़ा रहा हूं? हाँ, तो फिर संज्ञा भी ध्यान दो। किस ध्यान दो? संज्ञा। बहुत का वचन, बहुत का वचन क्या? अरे
बहुत का बहुवचन क्या होता है पूछ रहे हो? वचन किसका होता है? अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ाया था, इसलिए मैं आपको उत्तर नहीं देना चाहता हूं, पर फिर भी मैं दे देता हूं। रुको, इसे बोलते हैं क्लास में उंगली करना, ठीक है? एक कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। अरे मैं बता चुका हूं, मैंने पढ़ाया था लिंग और वचन किसका होता है? किसका होता है? संज्ञा का होता है। और बहुत क्या है? विशेषण है। उसे वचन क्यों पूछ रहे हो आप? तो प्रश्न अगर नहीं मगर नहीं, प्रश्न गलत है। तो वो संज्ञा ही है वहां पर भाई साहब, वो क्या वहां पर, वो संज्ञा ही है वहां पर, वो कोई और नहीं है। उसने बहुतों का अर्थ नहीं लिखा, तो संज्ञा ही तो है। अब उसमें बहुवचन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये यहां पर संज्ञा है क्या? विशेषण नहीं है, संज्ञा है ना। इसको वचन बनाओ, चाहे इसका लिंग बदलो, ठीक है, चाहे इसको आप कारक से प्रयोग करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? यहां पर संज्ञा है। जिसका लिंग भेद बदल दिया आपने, वो संज्ञा है। आप जो पूछना चाह रहे हैं ना भाई साहब, वो आपको खुद को नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हो, पर मैं बताऊं आप क्या पूछना चाह रहे थे। बहुत लोगों ने कहा, वाक्य सही है। बहुतों लोगों ने कहा, वाक्य गलत है। अब बहुतों नहीं आएगा, वो बहुत होगा, क्योंकि लोग संज्ञा है, बहुत विशेषण है। अब बहुतों क्या होगा? आप ये पूछना चाह रहे थे ना, आप ये पूछना चाह रहे थे। आप आराम से लिख सकते हो, चूंकि भाई इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है? बहुतों, पर इसको मैं क्या पढ़ूंगा? बहुवचन शब्द सदैव संज्ञा होता है। क्या होता है? क्या होता है? बहुवचन शब्द सदैव क्या होता है? संज्ञा। सोचना ही नहीं है, कोई शब्द बहुवचन में आ गया ना, वो सब संज्ञा है, सोचना नहीं। अब ये बहुतों लिखो, तो फिर मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहां पर? चलो, आपको तो पता नहीं चल रहा कि ये आपने, मैंने कह दिया, आप लिख दिया, पर आपका भाई कोई बहुत हिंदी का, जैसे मान लीजिए राघु प्रकाश जी, मान लीजिए इसको चेक कर रहे हैं, क्या ऊपर क्या पढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है यहां पर, वचन क्यों बदल रहा है यहां पर? मेरी बात समझ आ रही है कि बहुवचन शब्द क्या होता है? संज्ञा। हम उसको उसके मूल में पढ़ रहे हैं, विशेषण को उसके मूल में पढ़ रहे हैं। कि ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि कोई भला व्यक्ति पढ़ ले, तो फिर वो मेरे ऊपर प्रश्न उठा देगा कि ये यहां पर क्या गड़बड़ कर रहा है यहां पर, तब नहीं कर रहा हूं। बाकी आपका कहने का मतलब था कि बहुत लोगों ने कहा और बहुतों लोगों ने कहा, यहां बहुतों क्या है? गलत है। बहुत ने कहा और बहुतों ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़, दोनों ही सही है। एक वचन है और एक बहुवचन है। आप संज्ञा को बहुवचन बनाओ, क्या फर्क पड़ गया? वो उस तरह से गलत नहीं होगा। अभी आपके दिमाग और चल रहा है। मुझे बताइए इसका क्या अर्थ निकालोगे? संज्ञा है। नहीं है। अरे कहां बता रहा है? मैं बताऊं आपको, अभी मैंने बोला था, किसी शब्द के साथ में कारक चिन्ह लगा है, वो कभी भी दूसरा नहीं बने, वो संज्ञा ही बनेगा। कारक चिन्ह सदैव संज्ञा के साथ लगता है, किसी और के साथ नहीं लगता है, ठीक है? तो आप है ना, मैंने कहा था कि आप जो पूछना चाह रहे थे, मैं बता चुका था कि आप उस तरह पूछ जा रहे हैं, पर आप खुद को नहीं पता क्या पूछ रहे हैं आप। हकीकत नहीं, ये यहां पर संज्ञा ही है, क्योंकि इसके ठीक बाद में क्या रखा है? कारक चिन्ह। जिस शब्द के साथ लगा, आंख बंद करके उसको क्या कर दो आप? संज्ञा। ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, ये मैं आपको संज्ञा में पढ़ूंगा, जब वाक्य प्रयोग में संज्ञा पढ़ूंगा तो बिल्कुल पढ़ूंगा, ठीक है? अभी मुझे पढ़ा दीजिए आप। इसलिए कहता हूं बीच में प्रश्न मत करो मुझे, अब तो खत्म कर देता मैं इसको। ये कह रहा है कि इंटरेड कॉमा हटा दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? विराम चिन्ह का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो विराम चिन्ह का प्रयोग अपनी जगह पर है, वो जगह पर रहता है। अब आप तो कहोगे सर्कल ये हटा दो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य अधूरा पड़ा भी, क्योंकि पूर्ण विराम पीछे नहीं है। और प्रश्न के पीछे चिन्ह मत लगाओ, विशेषण के पीछे। तो विशेषण उसने बहुतों का अर्थ नहीं लिखा। अब देखिए, आप मैं आप कहोगे विराम चिन्ह हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अब इसको पढ़ो वाक्य को। विशेषण उसने बहुतों का अर्थ नहीं लिखा। अब विशेषण यहां पर क्या किसी का नाम है? और नाम है कि नहीं है? चलो विशेषण को मैं संज्ञा लिख देता हूं।
संज्ञा उसने बहुत का अर्थ नहीं लिखा। इसका मतलब संज्ञा कौन है? या तो अध्यापिका है या फिर कोई विद्यार्थी है। और कोमा लगा दूं तो पक्का क्या बन जाएगा? वो संज्ञा ही बन गया। संज्ञा उसने बहुत का अर्थ नहीं लिखा, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है, तो विराम चिन्ह इसलिए लिखा जाता है, वो अर्थ का ना अनर्थ कर देगा या अर्थ को पूर्ति से बदल के रख देगा पूर्ति से। जैसे ये बदला इसने यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहां कोई, पर आपने बहुत कम बोला, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ था कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। पर फर्क ये पड़ गया, विराम चिन्ह का प्रयोग गलत हुआ यहां पर। क्यों? एक अधूरापन लग रहा है कि आप इस सिंबल किस पर दे रहे हो? बहुत पर, तो बहुत के बारे में आप पूछ रहे हो, तो बहुत के बारे में प्रश्न बना रहे हो, तो फिर ये करना पड़ता है। ये विराम चिन्ह का प्रयोग है। बाकी नहीं करोगे तो रेखांकन कर दो, और नहीं करोगे तो आगे लिखो इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत है। फिर आपको प्रश्न की भाषा आगे करनी पड़ेगी, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत है, फिर वो करना पड़ेगा। हम पेपर नहीं बना रहे भाषा, हम पढ़ रहे हैं चीजों को। लिख लिया आपने? आगे लिखिए। मैंने अभी पुकारना क्रिया का या पुकारना का प्रयोग सिखाया। मैंने अभी पुकारना का प्रयोग सिखाया। अब बताइए पुकारना क्या है? पुकारने यहां पर संज्ञा की, पुकारना क्रिया नहीं है, वो अपना शब्द उसी पुकारना का अर्थ में ही आवा है। तो 4 विकल्प बनाओ और लिख दो, और विकल्प में इस पर अभी की जगह क्रिया कर देना आप। क्रिया विशेषण। और भाई साहब दिल पर मत लेना, बस इतना ही है, मैं इतना ही सोचता हूँ। आप बिल्कुल दिल पर लेना, क्लास में मेरा पढ़ाने तरीका ये होता है, बाकी उत्तर देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं छुटा को पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा इसको आपको। देखिए विशेषण, विशेषण क्या होता है? देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है? एक देखिए, एक देखना आप, वह यहां बैठा है। कहां बैठा है? यहां। रीतिवाचक नहीं है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये। इस बार बिना चिन्ह के प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां क्रिया विशेषण है, वाक्य में प्रयुक्त यहां है। बताइए, एक है संज्ञा, दूसरा बताओ। मैंने लिखा दे कि वह यहां बैठा है, तो ये विशेषता बता रहा है किसी क्रिया की। कहां बैठा है? यहां। और वो कह रहा है कि यहां क्रिया विशेषण है, मतलब स्थान को बता रहा है, कहां क्रिया विशेषण है, तो क्रिया का प्रश्न नहीं है वो। तो यहां पर आपके संज्ञा है इस वाक्य में। और ये कह रहा है कि भाई यहां क्रिया विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। यहां क्या है? क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण तो है वो, उसी के अर्थ में आ गई ये। तो कोई शब्द खुद के अर्थ में संज्ञा होता है। क्रिया विशेषण के बाद में
समुच्चय बोधक। और तथा एवं समुच्चय बोधक है। कितना कह रहा है ये रेखांकित? देखिए इसको आपने क्या पढ़े? 3 पढ़ लिए? 3 नहीं है, अभी 2 ही पढ़ते हैं हम। समुच्चय बोधक कितना है यहां पर? इस वाक्य में संज्ञा कितनी है और समुच्चय बोधक कितना है, ये बता दो आप। तो बस बिना आपके ना इंवर्टेड कॉमा बंद करने से ये करो इसे। मैं ये कह रहा हूं एक बार मैं रेखांकित को हटा देता हूं, ठीक है? ये हटा दिया मैंने। अब मैं आपसे एक बेसिक तौर पर पूछ रहा हूं कि इस वाक्य में समुच्चय बोधक कितने हैं, संज्ञा कितनी है, कुल ये बता दो आप। दो संज्ञा है और समुच्चय बोधक एक समुच्चय बोधक है। ये क्या कर रहे हो आप? हाँ तो इसलिए कहते हैं ना क्या साहब, उनको तो संज्ञा सर्वनाम जैसे बेसिक प्रश्न नहीं आए मेरे सामने। लाओ कहीं के बेसिक प्रश्न है वो। संज्ञा सर्वनाम कब से बेसिक प्रश्न हो गए? हाँ ये पूछ लियो कि हिमालय में संज्ञा कौन सी है, ऐसा पूछ, इसको बोलते हैं बेसिक प्रश्न। संज्ञा सर्वनाम बेसिक प्रश्न है, बड़े बड़ों की हालत खराब कर देते हैं वो तो। संज्ञा सर्वनाम बेसिक प्रश्न नहीं होते हैं जो लिखते हैं ना अखबार वाले। हाँ ये पूछा होगा कि बताइए भाई गाय में संज्ञा कौन सी है, उसने बोल दिया कि भाववाचक, तो कहते हैं बेसिक प्रश्न नहीं आया। बाकी संज्ञा बेसिक नहीं है, संज्ञा बहुत जटिल टॉपिक है। संज्ञा सर्वनाम ये मार्केट में लोगों को लगता है बहुत सरल टॉपिक है, बेसिक प्रश्न है। ये तो बेसिक नहीं है, ये मेरिट बेस्ड टॉपिक है सारे के सारे। तो प्रश्न बने तब नहीं उत्तर मिल रहा है। देखिए और संज्ञा है, एवं संज्ञा है, समुच्चय बोधक संज्ञा, 3 संज्ञा है और 1 समुच्चय बोधक है और 1 क्रिया है। ये कौन सी है? 1 क्रिया है। और संज्ञा है, एवं संज्ञा है, समुच्चय बोधक संज्ञा, 3 संज्ञा है और तथा क्या इसमें अव्यय है और ह क्या इसमें क्रिया है। ऐसे बिना आप कह रहे हो कि नहीं करने से क्या होता है? नहीं करने से पूरी ये खोपड़ी खराब हो जाती है। तो क्वेश्चन रहती है, अब मैं आपसे कहूं रेखांकित पद कौन सा है, ठीक है? तो रेखांकित मैंने लिखा और अब आप तुरंत समझ जाओगे कि ये बीच में जोड़ने वाला आया है। जो जोड़े वो कौन होता है? समुच्चय मतलब समूह, बोधक मतलब समूह का बोध कराए, जो समूह में कराए वो क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है, वो होता है। तो अब जोड़ कौन रहा है? और एवं को जोड़ रहा है कौन? तथा जोड़ रहा। अब मैं यहां लिख दूं राम और श्याम, समझ गए? राम तथा श्याम, इस तरह से बनाइए। जब तक रेखांकित नहीं किया, इखरे उद्धरण चिन्ह बंद नहीं किया, तब तक वो प्रश्न क्या बन जटिल बन जाता है। वो प्रश्न भाषा समझ नहीं आती है, अर्थ गलत अर्थ निकाल देते हैं। तो जैसे ही हमने रेखांकित कर दिया आपको समझ में आ गया और एवं दोनों क्या है? संज्ञा है। और संबोधन समुच्चय बोधक क्या है? ये तो संज्ञा है ही वैसे, और हाँ इसमें क्रिया है। और तथा इसमें क्या है? क्या है? अव्यय है। और वो जैसे ये करता है, क्या बताइए तथा क्या है? उत्तर क्या होगा? अव्यय होगा। और एवं रेखांकन करे तो क्या होगा? संज्ञा। और समझ में आ रहा आपके? लिखो आप ये मैं इतना जटिल क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि आप चीजों को समझ लो। भाई मैं जानता हूं इस तरह इतना जटिल प्रश्न बनकर नहीं आता है। एक ही प्रकार को देखकर ऐसे पूछ ले आपके सामने।
और तीनों ही समुच्चय बोधक है, नहीं संयोजक सूचक समुच्चय बोधक है, पर समुच्चय बोधक एक ही है, बाकी दोनों संज्ञा बनकर आ गए, क्योंकि वो इन्हीं के बारे में पूछ रहा है, इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हल कर लोगे? कोई टॉपिक आए तो ये इसी रूप में है। अब ये होता है कि संज्ञा है, ठीक है, वो क्या बन सकती है, एक बिंदु और है कि वो संज्ञा क्या क्या बन सकती है, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। भाई संज्ञा को हम हमेशा संज्ञा प्रयोग नहीं करते हैं, संज्ञा की कुछ विशेष परिस्थिति में कोई अन्य सदभेद बनती है, संज्ञा भी विशेष, जैसे ये विशेष परिस्थिति में क्या बन रहे हैं, संज्ञा बन रहे हैं, और विशेष परिस्थिति कौन सी, खुद का अर्थ, कोई सदभेद खुद के अर्थ में हमेशा संज्ञा होता है, ये विशेष परिस्थिति है। तो संज्ञा की भी एक परिस्थिति आती है कि इस परिस्थिति में संज्ञा कोई अन्य भेद बन जाती है। वह तो हम यहाँ पढ़े, यहाँ पे जो टॉपिक है तब पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो दो जगह पढ़ सकते हैं, वो संज्ञा के साथ पढ़ सकते हैं, उनके साथ पढ़ सकते हैं। तो अभी संज्ञा जो आप सोच रहे हो ना, संज्ञा क्या मैं मतलब संज्ञा के व्यक्ति जाते होते, वो तो मैं कल भी नहीं पढ़ूंगा, वो परसों के हाल में आएगी, कम से कम 2 से 3 से 2.5 से 3 घंटे हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं पूरा, भाई संज्ञा क्या है इस में पढ़ते हैं, फिर इसके प्रकार में जाएंगे हम, ठीक है, और प्रकार में जाने के बाद तो 2 घंटे का टॉपिक बचता है, उसके बाद सीधा बाहर आ जाएंगे, इतने बचता उसमें। तो चलिए आज की धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।